ऑल स्टूडेंट मेरी एक बात समझिए, आज का टॉपिक आपके पेपर में 2 मार्क्स दिलाएगा। आज के टॉपिक से आपको 2 मार्क्स आएंगे पेपर में, हो सकता है 3 आ जाए, लेकिन आज के टॉपिक से 100% किसी भी स्कूल की मैं बात करूं 2 मार्क्स चांस है कि आपको पेपर में मिलेगा, यहां तक कि बोर्ड में भी। चलिए तो ध्यान से समझें है क्या। कल मैंने आपको एक टर्म्स बताई, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स किसे कहते हैं? कल हमने टर्म्स पढ़ी पॉलीपेप्टाइड, जरा ध्यान देना। पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं? आपको बताया पॉलीपेप्टाइड जब 10 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, और 10 से ज्यादा जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यानी कि प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय combination of more than 10 amino acid, 10 more than 10 अल्फा एमिनो एसिड। जब कभी 10 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, उस टाइम पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, जब 10 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। देखो एक बात सोचिए, अगर प्रोटीन के अंदर 2 एमिनो एसिड होते तो हम कहते ये प्रोटीन इज ए डाइमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अगर प्रोटीन के अंदर 3 एमिनो एसिड होते तो हम कहते प्रोटीन इज ए ट्राइमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अगर प्रोटीन में 4 एमिनो एसिड होते तो हम कहते प्रोटीन इज ए टेट्रामर्स ऑफ एमिनो एसिड। लेकिन हमने लिखा है पॉलीमर्स, इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है। पॉलीमर्स का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, और जब 10 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं उसे पॉलीपेप्टाइड। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन है और कुछ नहीं। प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये हमें इससे समझ में आया। ये ध्यान रखना, जब 10 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे उस प्रोडक्ट को। और प्रोटीन में लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड है, इसका मतलब प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन है, बस ये ध्यान रखना। अब जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन डिस्कस करूंगा, ये वर्ड याद रखना। मोर देन 10 लिखना है, मोर देन 10 एमिनो एसिड, जब 10 से ज्यादा एमिनो एसिड जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना वो 10 के लिए भी है, ऐसा कुछ नहीं। इतना ज्यादा डिटेल की हमें जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। मोर देन 10, 10 से ज्यादा एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ये ध्यान देना। अब सुन लो भाई जरा, तो प्रोटीन में मैं बार बार पॉलीपेप्टाइड चेन बोलूंगा, ये सभी बच्चों को याद रखना। चलिए अब मैं शुरू करता हूं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अब याद रखना, प्रोटीन में हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो हेडिंग है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। जब हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं तो प्रोटीन 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ध्यान रखना, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बहुत ध्यान से सुनना जरा।
फाइबरस, फाइबर कहते हैं धागे को, थ्रेड के लिए वर्ड यूज होता है। अगर कोई भी चीज थ्रेड जैसी हो तो उसे फाइबरस कहते हैं। आप सुनना जरा भाई। तो दो टाइप की प्रोटीन होती है पूरी बॉडी में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। उनमें फाइबरस और ग्लोबुलर दो टाइप की प्रोटीन होती है। अब कैसे डिफाइन बोलते हैं सुनिए जरा। इफ पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल चलें ऐसे, ए पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर। आप कहोगे तो बैंड दिखा रहा हूं, एक्चुअली बैंड दिखाने का रीजन है, आपको पता है ये जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड में H है, यहाँ R है, यहाँ COOH है और यहाँ NH2 है। ये जो कार्बन होता है ये कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। जब ये आगे जुड़ता है तो ये NH से जुड़ता है, फिर कार्बन आता है, फिर टेट्राहेड्रल होता है वो। तो ये कार्बन टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3D में होती है, थोड़ा बैंड होके चलेगा। तो ये कार्बन टेट्राहेड्रल है तो बैंड होके चलेगा, ये ध्यान रखना। तो हम थोड़ा सा दिखाएंगे तो बैंडिंग में ये कंडीशन, लेकिन होगा कैसे, पैरेलल। तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल रन करें, एक दूसरे के पैरेलल चलें, तो ऐसी प्रोटीन को हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। डिफाइन याद हो जाएगी, सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूं। ए पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाए, दीज आर नोन एज फाइब्रस प्रोटीन। ए पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल चलें और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए, उसे फाइब्रस प्रोटीन। और इसके दो एग्जाम्पल है, केराटिन एंड, पहला एग्जाम्पल है केराटिन और दूसरा मायोसिन। केराटिन होती है हेयर के अंदर, हेयर के अंदर जो होती है वो केराटिन होती है। और केराटिन कैसी है, फाइब्रस, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। इसी वजह से हेयर क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, मायोसिन मसल्स के अंदर होती है। अगर कहीं कट लग जाए, आपने देखा होगा हमें धागे से दिखाई देते हैं अपनी मसल्स के, तो वो भी क्या होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है। तो मायोसिन मसल्स में होती है और केराटिन हेयर में होती है, ये दोनों फाइब्रस प्रोटीन है। इसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड, ध्यान रखना भी, अक्सर अभी बताऊंगा जो पूछोगे, पहले पढ़ाने दो पूरा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड हो एंड कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल शेप, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड हो जाए, घूम जाए एंड कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल शेप, तो दीज आर नोन एज ग्लोबुलर प्रोटीन। और if polypeptide chain coiled and convert into spherical shape, these are known as globular protein। और ऐसी प्रोटीन होती है एल्बुमिन एंड इंसुलिन। एल्बुमिन एग के अंदर, एग के अंदर जो व्हाइट लिक्विड होता है वो एल्बुमिन होता है। इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो दोबारा से सुन लीजिए, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल चलें तो उसको फाइब्रस प्रोटीन, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बन जाए। और याद रखना, बॉन्ड की हम बात करेंगे, इनमें सारे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से आया, अभी मैं आगे स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान दीजिए, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये सब कंडीशन होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो बात अलग है, वहां इंट्रा है, यहाँ इंटर है, यहाँ इंट्रा है, वो चीज अलग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में होते हैं, ये ध्यान रखना। वंडरवाल फोर्स वगैरह भी होते हैं। तो फिर दोबारा से सुनिए, आपको आएगा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन फाइब्रस प्रोटीन। आपको लिखना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉर्म ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइब्रस प्रोटीन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवाल फोर्स होते हैं। और एग्जाम्पल है केराटिन जो हेयर के अंदर होती है, और मायोसिन जो मसल्स के अंदर होती है, यानी कि जिसकी मसल्स है उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, इफ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड एंड कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल शेप, उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, ये स्फेरिकल शेप की है। ये स्पेशली कहाँ होती है,
ये एग के अंदर जो व्हाइट लिक्विड होता है जिसे हम एल्बुमिन कहते हैं, और दूसरा हार्मोन्स है इंसुलिन, वो उसके अंदर जो यानी कि इंसुलिन की जो है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन पता हो। अब बताइए क्या पूछना चाह रहे हो इसमें, बोलो भाई। सर बोलो। केराटिन तो नॉन एसेंशियल होगा ना हमारा? नहीं, वो एमिनो एसिड है। वो केराटिन बनी किससे, आप कैसे कह दोगे ये बताओ। नहीं सर, केराटिन हमारे जब शरीर में बन रही, आपने बालों में कहाँ बताया। पता चला आपको केराटिन हमारे शरीर में बनी? केराटिन बना है एमिनो एसिड से। अब एमिनो एसिड कौन कौन सा बनाता है केराटिन को? वो एमिनो एसिड ही तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल है, प्रोटीन थोड़ा ही है। अच्छा सर, मतलब सर ये बहुत सारे उससे आगे बनी हमारी। वो तो एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तब बनेंगे, वो सारे एक ही टाइप के, अलग अलग टाइप के। अभी मैं आगे स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। अच्छा सर। मतलब एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, उनमें से कुछ बॉडी में खुद बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते, वे एसेंशियल नॉन एसेंशियल में है। उनसे प्रोटीन बनेगी बॉडी के अंदर। और कहाँ बनेगी? उससे आरएनए बनाएगा, वो न्यूक्लिक एसिड में मैं बताऊंगा। वो आरएनए बनाएगा। कौन सी प्रोटीन बनानी है वो डीएनए देगा उसे कोडिंग करके कि आपको ये प्रोटीन बनानी, तो आरएनए वो प्रोटीन बनाता है। अच्छा सर। तो एमिनो एसिड एसेंशियल नॉन एसेंशियल है, प्रोटीन नहीं है। आप कहोगे ठीक है हम सर। खाने में तो डायरेक्ट प्रोटीन ले लेते हैं। जब प्रोटीन का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो दोबारा से क्या होता है, अल्कोहल और यानी सॉरी एमीन्स एमिनो एसिड अलग हो जाते हैं हाइड्रोलाइसिस से, अच्छा और सर, फिर वे जैसे सर एमिनो ये एसिड मिल जाते हैं हमारी बॉडी को। समझ गया सर। मैं सर जैसे वे प्रोटीन वाला ही था सर, इसमें मेरे ख्याल से 5 6 वो हूँ उसमें, जै 13 एमिनो एसिड हूँ मैं इसमें। हाँ तो वही तो कहा, वो एमिनो मतलब ये होता क्या है, ध्यान देना भाई सभी। मेन कंडीशन अभी बता रहा हूँ, फाइब्रस बच्चे पूछ रहे हैं, अभी मैं बोलूंगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये एक एमिनो एसिड है, ये दूसरे एमिनो एसिड से कंबाइन हुआ, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर आगे ये जुड़ा, ऐसे ही जुड़ता जा रहा है। इससे क्या बनेगा? तो आपको पता है यहां से ओ एच हटेगा, यहां से एच हटेगा, एमाइड लिंकेज बनेगा, और ऐसे ही एक प्रोटीन मोलिक्यूल बन जाता है। तो जब हम डाइजेशन में यानी कि जब हम किसी डाइट में प्रोटीन लेते हैं तो वो इस फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही वो स्टोमक में पहुंचती है, इंटेस्टाइन में पहुंचती है, इंटेस्टाइन के अंदर अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, सरफेस केमिस्ट्री में मैंने एंजाइम्स पढ़ाए थे, वहां मैंने बताया था कि दो एंजाइम्स होते हैं, एक पेप्सिन और एक ट्रिप्सिन। एक स्टोमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड्स बनाता है, और एक इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड बना देता है। तो यानी कि वहां ये हाइड्रोलाइसिस होता है एंजाइम्स की प्रेजेंस में, और ये अलग हो जाते हैं, फिर ये एमिनो एसिड बन जाते हैं। इंटेस्टाइन में पहुंच के एमिनो एसिड बन जाते हैं प्रोटीन जो हम खाते हैं, वो एमिनो एसिड बन जाती है, ये अलग हो जाते हैं। और फिर ये एमिनो एसिड, इन एमिनो एसिड से बॉडी के अंदर जो आरएनए होता है वो नई प्रोटीन बनाता है फिर बॉडी के अंदर। अक्षित, बोलो समझ में आ गया? तो प्रोटीन इंटेस्टाइन के अंदर एमिनो एसिड बना देती है, और वहां से एमिनो एसिड पूरी बॉडी में पहुंचता है इंटेस्टाइन से, और वहां जाकर फिर आरएनए उसे दोबारा से प्रोटीन बनाता है। देखिए कुछ बच्चों ने बता भी दिया, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह प्रोसेस का नाम भी बता दिया, जो बायो वाले हैं उन्हें पता है। चलिए भाई पहले फिलहाल दोबारा से सुनिए, क्योंकि मैंने कहा ये आज खत्म होना है प्रोटीन, और मुझे कार्बोहाइड्रेट भी कराना है, वरना फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। समझिए भाई जरा, अभी मैंने क्या बताया, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल चले। भाई एक चेन ये है, एक ये है, पैरेलल जा रही है। जब पैरेलल चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। और अगर वे घूम जाएं और इस कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल शेप, उन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन। एक बार नोट्स में रीडिंग कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान भी आ जाता है, साथ साथ याद भी हो जाएगा। दो वर्ड थे। हाँ भाई,
देखिए पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा आज से 2 नंबर का आना है पेपर में, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हो। Fibrous protein, when the polypeptide chain run parallel and are held together by hydrogen bond and disulfide bond, सल्फर लिंक होता है इनके बीच में, then fiber like structure is formed, such proteins are called fibrous protein. It is insoluble in water, ये वाटर में नहीं घुलती। एग्जाम्पल है केराटिन प्रेजेंट इन हेयर्स, वूल, सिल्क, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। फिर इसके बाद है ग्लोबुलर प्रोटीन, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड हो जाए और एक स्फेरिकल शेप में बदल जाए। देन प्रोटीन्स आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्बुमिन्स। एल्बुमिन बताया मैंने क्या है, व्हाइट लिक्विड। एग को अगर हम क्रैक करें तो उसमें व्हाइट लिक्विड मिलता है, वो एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ये ध्यान रखना। अब किसी बच्चे को और कोई डाउट हो इसमें? बस 2 लाइन याद करनी है भाई। चलिए आगे समझे। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑफ प्रोटीन समझिए भाई जरा, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की स्टडी करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की स्टडी करते हैं तो हमें ये याद रखना है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर डायरेक्ट नहीं पढ़ते कि ऐसा मॉलिक्यूल है, ये नहीं, हमने इसके लेवल्स बनाए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के हमने लेवल्स बनाए हैं। उन लेवल्स में हम क्या देखते हैं, जैसे आपने देखा है बहुत सारे गेम होते हैं, आपको पता है बहुत से गेम हम खेल रहे हैं तो उसमें एक स्टेज यहाँ पूरी हो जाएगी, दूसरी स्टेज यहाँ से शुरू होगी, ये आएगी, फिर तीसरी स्टेज, यानी कि लेवल्स होते हैं भाई, पहला राउंड ये है, दूसरा राउंड ये है, तीसरा राउंड ये है। वही काम हमने प्रोटीन, प्रोटीन 2 है हमारे पास, या तो वो फाइबरस है ऐसे चलने वाली, या ग्लोबुलर है, लेकिन इनके अंदर हमने लेवल्स डिवाइड किए हैं कि पहले लेवल्स में क्या देखेंगे, इसमें सेकंड लेवल्स में क्या देखेंगे, थर्ड लेवल में क्या देखेंगे, यानी कि इसको हम 4 लेवल्स में स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन 2 हैं, या तो वो फाइब्रस है या ग्लोबुलर है, लेकिन उसके लेवल्स हैं। पहले लेवल में क्या देखना है, दूसरे में क्या देखना है, तीसरे में क्या देखना है। चलिए वे मैं लेवल्स डिस्कस करता हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम 4 लेवल्स में स्टडी करते हैं। 4 लेवल्स में पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, मैं हर जगह एक पर्टिकुलर वर्ड लिखूंगा इन लेवल्स में। अगर आपने कुछ भी लिख दिया और वो वर्ड नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं एक पर्टिकुलर वर्ड या 2 या 3 वर्ड का एक मतलब एक कॉम्बिनेशन लिखूंगा, वो आपको लिखना जरूरी है। अगर वो नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और वो याद हो गया, स्ट्रक्चर याद हो गया आपको। सुनिए भाई जरा, तो मैंने बताया अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम क्या स्टडी करते हैं, यानी कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमने 4 लेवल्स बनाए हैं, उनमें पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रेफर करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर ये वर्ड याद हो गया आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, या रेफर टू, याद कर लीजिए एक बार पढ़ लें, सीक्वेंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। भाई प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, उस चेन के अंदर एमिनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, क्योंकि अभी मैंने एक बात बताई,
जब कोई प्रोटीन बनेगी तो अमीनो एसिड के मिलने से बनेगी। क्या वे सारे अमीनो एसिड एक से होंगे? नहीं, वे अलग अलग भी होते हैं। वे सारे एक से नहीं होते, अलग अलग होते हैं। मान लीजिए एक बार हमने ग्लाइसिन ले लिया, फिर हमने एलानिन ले लिया, फिर हमने हिस्टिडीन ले लिया, तो ये अलग अलग एमिनो एसिड हो सकते हैं। तो इस चेन के अंदर इनका क्या सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। यानी कि हमारे पास अभी जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कि ये प्रोटीन है, ये तो अभी मैंने बताया कि कोई भी एक प्रोटीन बनाने में अकेला एमिनो एसिड यूज नहीं होता, ये मिक्सर ऑफ एमिनो एसिड यूज होता है। अब जब मिक्सर ऑफ एमिनो एसिड है तो उन एमिनो एसिड का कोई ना कोई उस चेन के अंदर सीक्वेंस होगा कि जिस सीक्वेंस में वे लगे हैं उस सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मींस या रेफर टू सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर पूछा जाता है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है। आपको पता है एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड लिंकेज। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड पूछा जाए तो पेप्टाइड लिंकेज। दो प्रॉब्लम आती हैं आपको इसमें। पहली प्रॉब्लम तो यही आएगी, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को कमेंट्स कीजिए या लिखिए, ऐसा आएगा। आपको लिखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट इन देम। फिर आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन सा लिंकेज रेस्पॉन्सिबल है प्राइमरी स्ट्रक्चर में? तो पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं वे एमिनो एसिड, ये ध्यान देना। किसी बच्चे को कोई डाउट? अभी मैंने बताया ये जो प्रोटीन है या ये प्रोटीन है, इनमें एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उनका सीक्वेंस क्या है, पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, तो वो एमिनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े हैं, उस सीक्वेंस को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंड है, 4 लेवल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए भाई, सबसे पहले हमने एक चेन बना ली है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है। वो कैसी है? ये मान लीजिए चेन है, इसमें एमिनो एसिड है, पहले एलानिन आ गया, ग्लाइसिन आ गया, एलानिन, हिस्टिडीन, वेलिन, कोई भी आ गया, एस्पार्टिक वाला कोई भी आ गया, ग्लूटार्मिक एसिड, कोई सा भी आ गया इसमें। तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है। अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो चेन बनी है, ये चेन कोई ना कोई प्रोटीन तो बनाएगी। प्रोटीन हमारे पास दो हैं, या तो वो फाइब्रस बनाएगी या ग्लोबुलर बनाएगी। अगर वो फाइब्रस बनाएगी तो वे एक दूसरे के पैरेलल चलना चाहेंगे। अगर उन्हें फाइब्रस बनाना है तो पैरेलल चलेंगे, और अगर उन्हें ग्लोबुलर बनानी है तो वे कॉइल्ड होके चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो चेन है, ये कोई ना कोई सेफ गेन करेंगी, और उस सेफ को सेकेंड स्ट्रक्चर कहते हैं। सेफ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, सेफ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बोलो ये बात समझ में आई नहीं? भाई जब हमने एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए तो वे प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन दो हैं, या तो वे फाइब्रस बनाएंगे या वे ग्लोबुलर बनाएंगे। जो चेन है वो या तो फाइब्रस बनेगी या ग्लोबुलर। अगर वो फाइब्रस बनेगी तो फाइब्रस की शेप में जाने के लिए एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, और अगर ग्लोबुलर बननी है तो वो कॉइल्ड होते हुए चलेगी। तो यानी कि कोई ना कोई शेप आएगी पॉलीपेप्टाइड चेन की, और उस शेप को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब है शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये दो टाइप की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ये दो टाइप की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन राइट हैंडेड स्क्रू की तरीके से फोल्ड होता हुआ चले, कॉइल्ड होता हुआ चले, तो उसे अल्फा हेलिक्स। और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन मैक्सिमम स्ट्रेचेबल होकर चले, स्ट्रेच होकर ऐसे चले, एक दूसरे के पैरेलल चलें इस टाइप से स्ट्रेच होकर, तो इसे बीटा प्लेटेड।
तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन राइट हैंडेड स्क्रू की तरीके से फोल्ड होती हुई चले, कॉइल्ड होती हुई चले, तो उसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स। और एक दूसरे मैक्सिमम स्ट्रेचेबल चले, सीधी खिंची हुई चले, तो उसे बीटा प्लेटेड। अब इनमें कौन से बॉन्ड होते हैं, तो जरा ध्यान देना, मैं अलग से समझा रहा हूं बॉन्डिंग को, सुनिए जरा। ये जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है वो समझा रहा हूं मैं। ये आर के साथ एच है, मतलब सी के साथ आर आ गया, सी एच आ गया, फिर यहाँ सीओ आया, फिर एन एच आया, फिर ऐसे यहाँ सी एच आ गया आर, फिर सीओ आया, फिर एन एच आया। तो इसमें ये कंडीशन कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसे चलता रहता है। तो इसमें सीओ और एनएच है। अब होता क्या है, अगर एक चेन का सीओ, यहां का सीओ मान लीजिए, दूसरे चेन के एनएच के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको कहते हैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर है, उसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन का सीओ जो दूसरी पैरेलल में चल रही है, उसके एच के साथ, एनएच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते चलते रहते हैं। तो इसमें बॉन्ड होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चेन ये, एक चेन ये है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ एक चेन है और वो ऐसे टर्न लेकर चल रही है, इसके ऊपर ये चल रही है। अब क्योंकि वो टर्न ले रही है, तो एक टर्न का सीओ दूसरे टर्न के एनएच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऐसे दूसरे टर्न के एनएच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे सुनो भाई जरा, देखो मैं एक ही टर्न दिखाऊंगा, सारे नहीं, बस ऐसे दिखा रहा हूं। मान लीजिए यहां का CO है और यहां का NH है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, ये ध्यान रखना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोबारा से सुनिए क्या समझाया मैंने। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या रिप्रेजेंट करती है, शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। शेप कैसी है उसकी, वो पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे शेप गेन करती है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और शेप दो होती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉइल्ड होते हुए चलती है राइट हैंडेड स्क्रू के अकॉर्डिंग, और ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। एक टर्न का सीओ दूसरे टर्न के, मान लीजिए देखो यहाँ ये कोई चीज आप धागा लपेट रहे हो, ऐसे आपने पहला एक टर्न लिया, इसमें मान लीजिए कहीं सीओ आया, फिर घूम के दूसरा टर्न आया, उसका एनएच, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। एक टर्न का सीओ दूसरे नेक्स्ट राउंड के एनएच से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है, ये ध्यान रखना। आप धागा लपेटिए इस पे, मान लीजिए मार्कर है, इस पे धागा लपेटे, पहले एक पूरा राउंड लिया, फिर दूसरा राउंड लाए, तो क्या हुआ, एक राउंड का सीओ दूसरे राउंड के एनएच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है, ये ध्यान रखना। तो इस बॉन्ड को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस में कई बार आ चुका, नीट में कई बार आ चुका। अल्फा हेलिक्स में, अल्फा हेलिक्स में कौन सा बॉन्ड होता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, जिसकी वजह से ये टर्न जुड़े रहते हैं, ये घूमता रहता है। पूछा जाता है बीटा प्लेटेड में अगर पॉलीपेप्टाइड चेन मैक्सिमम स्ट्रेचेबल है, मैक्सिमम स्ट्रेचेबल है, तो उसको बीटा प्लेटेड सीट, और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ध्यान देना। अब बताओ भाई, किसी बच्चे को यहां कोई डाउट लगा हो तो बता दीजिए। तो लेवल पे है हम, पहले लेवल में हमने देखा अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े, उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा। फिर हमने देखा अमीनो एसिड ने कैसी शेप गेन करी, जो चेन थी वो चेन कैसी शेप में आई, उसको हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा। और इसकी दो शेप हैं, क्योंकि प्रोटीन ही दो बननी है, तो दो शेप में आएगी, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और क्या करता है ये, एक टर्न दूसरे टर्न से H बॉन्ड बनाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ निमिष मित्र,
जो अल्फा हेलिक्स है उसमें तो मतलब एक ही चेन कंटिन्यू हो रही है, तो इसलिए उसमें इंट्रामोलिकुलर बना, और जो बीटा प्लेटेड है ये तो अलग अलग है इसलिए इसमें इंटर बना। हाँ, अलग अलग मोलिक्यूल मानेंगे, एक चेन को एक मोलिक्यूल, दूसरी चेन को दूसरा मोलिक्यूल, तो दो मोलिक्यूल मान के चलेंगे, एक चेन एक, दूसरी दूसरी, उसे इंटर। ठीक है। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए एक बार रीडिंग कर लें, थोड़ा सा रीडिंग भी जरूरी होती है। राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब है जैसे राइट हैंड पर आप घुमाते चल रहे हो उस टाइप से। राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब है जैसे जो दाहिनी तरफ घूमने वाले स्क्रू नहीं आते क्या, पेच, जो पेच आते हैं जो दाहिनी तरफ को घूमते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू, इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है ना, अगर मान लीजिए किसी चीज में आप पेच लगा रहे हो और वो राइट घूमने वाला पेच है, तो राइट हैंडेड स्क्रू जैसे आगे चलता रहता है ऐसे ये भी आगे चलता रहता है। उसमें राइट हैंडेड स्क्रू को अगर आपने देखा हो तो वो इस टाइप से होता है स्क्रू। तो इसमें जो टर्न होते हैं ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ते रहते हैं, ये कहना चाह रहा है, ये इस टाइप से कहना चाह रहा है। जैसे राइट हैंडेड के टर्न होते हैं, अगला टर्न आगे की तरफ, आपस में राउंड पूरा नहीं होता, वो आगे की तरफ चलता रहता है। चलिए भाई जरा एक बार रीडिंग कर लें, इन दोनों पॉइंट को ही अभी ध्यान से सुनिए जरा। हाँ भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 लेवल्स। 4 लेवल्स पर, प्रोटीन 2 ही हैं लेकिन लेवल्स 4 हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। एमिनो एसिड आर लिंक टू ईच अदर विद पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, ये शेप को रिप्रेजेंट करता है। दे एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स, it is one of the most common way in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bond, सारे बॉन्ड बनाना चाहते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड by twisting into a right-handed screw with NH group of each amino acid residue hydrogen bonds with the CO of an adjacent turns of helix। मतलब ये कहना चाह रहा है एक का NH दूसरे CO के साथ, दूसरे टर्न के CO के साथ ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है। फिर इसके बाद है बीटा प्लेटेड। इन बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेचेबल, स्ट्रेच आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन laid side by side which are held together by intermolecular hydrogen bond। उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है, ये ध्यान देना। चलिए भाई अब बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर की। याद रखना भाई किसमें कौन सा बॉन्ड है, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स या बॉन्डिंग ही पूछी जाती है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर तीसरे लेवल पर आ गई, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक बात बताइए, जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है इसका मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा ये राइट हैंडेड स्क्रू है या ये एक दूसरे की बीटा प्लेटेड है, ये आगे जाकर कहीं ना कहीं फोल्ड होती हैं और इनके फोल्डिंग को, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू टर्सरी स्ट्रक्चर। आप कहोगे फोल्डिंग का मतलब क्या है? देखो, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब है फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्ड होना। कैसे? जैसे मान लीजिए फाइब्रस, वो सॉरी ये अल्फा हेलिक्स है, ये राइट हैंडेड स्क्रू आगे जा रहा है लेकिन कभी ना कभी जाकर ये फोल्ड होकर वापस आएगा, ऐसे। आपको वापस आना, क्योंकि देखो जब तक ये फोल्ड होकर वापस नहीं आएगा इतने ग्लोब, ये कह सकते हैं स्फीयर सेफ नहीं आ सकती। तो इस फोल्डिंग को टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। आप कहोगे तो ये तो फाइब्रस है, इसमें तो नहीं आएगा, नहीं, इनमें भी फोल्डिंग होता है। अगर फाइब्रस में फोल्डिंग ना होता तो पता है क्या है, तो हमारा हेयर बिल्कुल सीधा चलता है, उसमें भी फोल्डिंग होती है। किसी में ज्यादा जल्दी फोल्डिंग हो जाती है तो उसके हेयर कर्ली हो जाते हैं, और अगर फोल्डिंग जल्दी नहीं होती स्ट्रेट रहते हैं। फोल्डिंग उसमें भी है,
क्योंकि अगर फोल्डिंग ना होती तो ये मसल्स यहां से शुरू हुई, पूरी बॉडी में घूम जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ की मसल्स अलग होती है, फोल्ड हो जाती है, ऐसे दूसरी जगह की अलग, फिर तीसरी जगह की अलग। एक ही बॉडी के पार्ट्स में अगर एक जगह मसल्स देखें तो वे अलग अलग होती है, एक की ज्योमेट्री अलग, दूसरे की अलग, तो फोल्ड हो जाती है। तो सारी, चाहे वो फाइब्रस प्रोटीन हो या ग्लोबुलर प्रोटीन हो, दोनों फोल्डिंग से ही बनती है, फोल्ड हो जाती है। और फोल्डिंग को टर्सरी स्ट्रक्चर, और यहां ऑल पॉसिबल बॉन्ड बन जाते हैं, इंटरमोलिकुलर भी, इंट्रामोलिकुलर भी, सारे बॉन्ड बन जाते हैं। यहां तक डाइसल्फाइड भी, इनके बीच में दो सल्फर भी आ जाते हैं, उसको डाइसल्फाइड लिंकेज कहते हैं। जैसे सल्फर सल्फर है और दोनों तरफ पेप्टाइड चेन है, इसको डाइसल्फाइड लिंकेज कहते हैं। तो दोबारा से सुनिए, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर रेफर टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्डिंग को टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। बोलो किसी बच्चे को प्रॉब्लम? इतना ही है बस, इसमें टर्सरी में फोल्डिंग। फोल्ड क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है, देखो अगर हम बॉडी पार्ट्स की भी स्टडी करें तो एक जगह की मसल्स, मान लीजिए फिंगर में जो मसल्स है वो इससे नीचे वाले पोर्शन से टच नहीं होती, बल्कि वो अलग होती है, तो इसका मतलब वो वापस फोल्ड हो जाती है, और उस फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। ये चीज ध्यान रखना। तो फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या नाम देते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। अब फिर है क्वार्टर, और ये फाइब्रस और ग्लोबुलर दो टाइप की होती है, जो भी हमने पढ़ा। फिर आता है तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? अब लास्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आप समझना जरा भैया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जब हम स्टडी करते हैं तो ध्यान से सुनिए है क्या। देखिए, कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनकी ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन सेम होती है। मान लीजिए किसी प्रोटीन की हम बात करें, एक पेप्टाइड चेन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये आइडेंटिकल होती है, सेम होती है। सेम का मतलब जानते हो, एमिनो एसिड का सीक्वेंस सेम होता है सारियों में। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रोटीन होती हैं कि एक चेन अलग है, दूसरी चेन अलग है, तीसरी अलग है। ऐसी चेन को कहते हैं सब यूनिट्स, यानी कि जिसकी पॉलीपेप्टाइड चेन बदलती रहती हूं, अलग अलग हो। एक ऐसी प्रोटीन जिसकी पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग हो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का अलग सीक्वेंस हो, दूसरी वाली में अलग हो, तीसरी में अलग हो। ऐसी यूनिट्स को हम कहते हैं सब यूनिट्स, यानी कि ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन को कहते हैं सब यूनिट्स। और इन सब यूनिट का 3D में अरेंजमेंट, उसको हम थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी भी प्रोटीन है बॉडी के अंदर जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी कह सकते हैं, जिनमें एक से ज्यादा टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जैसे मेरा शायद ध्यान आ रहा है, हीमोग्लोबिन में है शायद, अलग अलग टाइप की हैं, दो टाइप की अलग अलग चेन होती है। तो यानी कि हीम प्रोटीन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स में आती है, वो कंडीशन है जिसकी पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग होती है। शायद या तो इंसुलिन में है या हीमोग्लोबिन में, कोई से में एक में है भाई? किसी को बायो वाले बच्चे को पता? अच्छा, मेरे स्टैम्प पे ध्यान नहीं, वैसे तो रखी है बुक, 1 मिनट लगती है देखने में, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, अलग अलग टाइप का अमीनो एसिड होते हैं उनमें, यानी कि चेन अलग अलग होती है। तो ध्यान देना, जो भी मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसी प्रोटीन है उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग होती है, और क्योंकि उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन अलग है तो उनको कहते हैं सब यूनिट्स, और उन सब यूनिट्स का 3D में अरेंजमेंट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो देखिए, अगर आप में से किसी बच्चे ने ध्यान से सुना है तो आपको सब कुछ याद हो गया। ध्यान दीजिए, क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, और बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड लिंकेज। सेकेंडरी स्ट्रक्चर शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, और दो बॉन्ड होते हैं, ये दो टाइप के, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, बीटा प्लेटेड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्सरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसमें इंट्रा सारे बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड सब होते हैं।
इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अगर प्रोटीन की एक से ज्यादा टाइप की सब यूनिट्स हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, तो मतलब एक से ज्यादा टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उन्हें कहते हैं सब यूनिट, और सब यूनिट का 3D में अरेंजमेंट क्या कहलाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ये ध्यान देना, तो पढ़ लेना एक बार, कहो तो मैं रीडिंग कर दूं 1 मिनट, ये ध्यान देना। ये स्ट्रक्चर वगैरह आपको नहीं बनानी, ये ध्यान रखना। हाँ भाई, बोलो अक्षित भाई, आज सर ये प्रोटीन आपने पूरा। हाँ टर्सरी वाला बताया। हाँ, सर ये तो आपने अल्फा हेलिक्स वाला बताया। नहीं दोनों बताया सर मैंने बीटा क्या, वाले कैसे फोल्ड होंगे सर? मेरी बात सुनो, आगे ये भी तो मुड़ेंगे ना, ये भी आगे बना के फोल्ड दिखाया हो सर एक जाएंगे। जगह थोड़े सा। मतलब ये ऐसा है, अगर डायग्राम बनाने लगे ये ऐसे जा रहा है तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये भी फोल्ड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, सीधे अच्छा नहीं सर। जाएंगे आगे। क्योंकि अगर सीधे चलते हैं ना तो एक जगह से मसल शुरू होकर वो पूरी बॉडी में घूम जाती, ठीक है सर। ऐसा नहीं होता, वो कुछ पार्ट में जाकर वो फिर फोल्ड हो जाती, घूम जाती, मुड़ जाती। सर ये हेलिक्स वाला और बीटा प्लेटेड दोनों सर ग्लोबुलर के हैं पार्ट, या फिर एक नहीं, फाइबरस ये का और एक बीटा ग्लोबुलर का? प्लेटेड से तो फाइब्रस बनेगा और अल्फा हेलिक्स से ग्लोब्यूल्स बनेगा। अच्छा सर। वही तो है भाई, कोइल्ड जिसमें है वो कोइल्ड बनाएगा, जी ये सर। पैरेलल चलेंगे। ठीक है सर। हाँ हाँ मुताहिर, बोलो। सर इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर में सर वीक वैंडरवाल फोर्सेस भी तो आएंगे? वो सारे फोर्स, मैंने क्या कहा पहले, ऑल फोर्स होते हैं जितने भी पॉसिबल है। वो एल्काइल ग्रुप के बीच में भी तो होता है ना वंडरवाल फोर्स, सारे आएंगे। यस सर। तो देखो अब इसमें पढ़ सकते हो, टर्सरी स्ट्रक्चर of protein refer to overall folding of the polypeptide chain. It give rise to major molecular shape, fibrous and globular. The main force which is responsible 3-degree structure of proteins are hydrogen bond, inter-intra disulfide linkage और van der Waals force, तीनों forces। इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। कुछ ऐसी प्रोटीन है जिनमें एक से ज्यादा टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन है। फिर आगे का refer to as subunit. The spatial arrangement of these subunit with respect to each other is known as quaternary structure. ये ध्यान देना। अब एक बात बताइए भाई, ये हेलिक्स कैसे बना, ये फोल्ड कैसे होता है, ये सब रेस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चेन, एक पेप्टाइड दूसरे के साथ जुड़ा है एच बॉन्ड से, एक कॉइल्ड दूसरे कॉइल्ड के साथ जुड़ा है, एक टर्न दूसरे टर्न से जुड़ा है एच बॉन्ड से। लास्ट डिफाइन इसकी सुनिए जरा। हाँ भाई, ईसा सिंह क्या कह रहे हो? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटर नहीं होता, क्योंकि वो क्या कंडीशन है, वो कोइल्ड है। लेकिन जब वो फोल्ड होकर आता है, जब वो फोल्ड होकर आता है, जब फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, तब इंटर भी बना लेता है। वो फोल्ड बनता है टर्सरी में, फोल्ड बनता है टर्सरी में, ये ध्यान रखना। तो सेकेंडरी में नहीं लिख सकते हम उसे। अब नेक्स्ट है लास्ट हेडिंग इसकी, प्रोटीन कंप्लीट हो गया आपका, और 100% इससे आपसे कुछ ना कुछ, ये 2 या 3 नंबर में भी आ सकती है प्रॉब्लम, 2 नंबर तो आपको 100% इससे आएंगे। तो सुनिए जरा प्रोटीन का लास्ट पार्ट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कम से कम 7 या 8 लाइन आपको लिखनी होती है, ध्यान से सुनना। अभी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की डीनेचर्ड। अगर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की हम बात करें तो समझिए वो है क्या। सुनिए भाई, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, सुनिए जरा, पहले क्या लिखना आपको, प्रोटीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, प्रोटीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है।
एंड ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है। यानी कि ग्रोथ वगैरह करती है। ध्यान से सुनना भाई जरा। प्रोटीन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है तो इसकी 3D तो स्ट्रक्चर है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है। ऐसी प्रोटीन को नाम देते हैं हम नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन, ध्यान से सुनना, पहले लाइन तो हमें ये लिखनी है। एक ऐसे प्रोटीन जिसमें 3D स्ट्रक्चर हो, 3D में चली जाती है, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होती है, तो ये कंडीशन 3D स्ट्रक्चर होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है, ऐसी प्रोटीन को नेटिव प्रोटीन। अब इस नेटिव प्रोटीन में हम कोई फिजिकल चेंज कर दें। फिजिकल चेंज का मतलब है इसे हीट कर दें या कोई केमिकल चेंज कर दें। केमिकल चेंज का मतलब है इसकी पीएच बदल दें, पीएच चेंज कर दें, तो इसमें जितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वे खत्म हो जाते हैं। हीटिंग से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और पीएच चेंज करने से हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, एच बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म होना ही डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। अब इससे क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी, टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर वो हेलिक्स था तो वो हेलिक्स क्या था, एक टर्न दूसरे टर्न से एच बॉन्ड से जुड़ रहा था, एच बॉन्ड टूट गया तो वे टर्न खुल जाते हैं। यानी कि कॉइल्ड अनकॉइल्ड हो जाती है, फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। जो फोल्डिंग थी वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है, खुल जाता है, और जो कॉइल्ड है वो अनकॉइल्ड हो जाता है बाय चेंज इन फिजिकल या केमिकल चेंज से। तो दोबारा से सुनिए, आपको 3 या 4 लाइन क्या लिखनी है इसमें। एक ऐसी प्रोटीन जो बॉडी के अंदर है, उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है, ऐसे प्रोटीन को नेटिव प्रोटीन कहते हैं। और नेटिव प्रोटीन में हम कोई फिजिकल या केमिकल चेंज कर दें, कोई फिजिकल या केमिकल चेंज कर दें, तो उससे क्या होता है, वहां हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, और फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है, कॉइल्ड अनकॉइल्ड हो जाता है। फोल्ड है ऐसे मुड़ा हुआ है वो अनफोल्ड हो जाएगा, कॉइल्ड है अनकॉइल्ड हो जाएगा, वापस खुल जाएगा। और इसका मतलब सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती हैं, और सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म होना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल हमसे पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है एग को बॉईल करना और मिल्क को कर्ड में बदलना। मिल्क के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन है और एग के अंदर भी एल्बुमिन प्रोटीन है। जब हम एग को बॉईल करते हैं या मिल्क के अंदर हम एसिड डालते हैं, एसिड का मतलब जैसे हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत अगर हम उसके अंदर कर्ड वगैरह का हिस्सा डाल देते हैं तो इसका मतलब क्या है, एसिड डालने। तो मिल्क के अंदर अगर हम एसिड डाल दें या दूसरी मिल्क को कर्ड में बदल दें, तो उसके लिए हम उसमें एसिड वगैरह, छाछ का थोड़ा बहुत हिस्सा डालते हैं, दही डालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीएच चेंज करना। तो अगर मिल्क की पीएच चेंज कर दें, या दूसरा मैंने आपको बताया कि हम एग को बॉईल कर दें, तो उसके अंदर जो प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाती है, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाता है, और दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है एग को हमने बॉईल किया, व्हाइट लिक्विड कहाँ चला जाता है, तो आपको कहना एग के अंदर जो व्हाइट लिक्विड है वो है प्रोटीन, और प्रोटीन बाय हीटिंग कोगुलेट हो जाती है, उसकी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है, और इसको हम क्या होता है, वो कोगुलेट हो जाती है। बस ये लिखना है उसमें सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे, ये 3D जब प्रोटीन, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, एग के अंदर जब लिक्विड होता है तो वो 3D स्ट्रक्चर होती है, और 3D एक रेगुलर पैटर्न होता है। जब एग को हम बॉईल कर देते हैं, जब एग को हम बॉईल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है, इससे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बच जाती है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर रैंडम होती है, और रैंडम होने का मतलब है एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो एग को बॉईल करने से एंट्रोपी बढ़ती है,
ये बात याद रखना, ये थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम है, जेईई मेंस और नीट में काफी पूछी जाती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज बॉइल्ड। तो याद रखना एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है लिक्विड था उसके अंदर और लिक्विड से सॉलिड बना तो एंट्रोपी घटी, क्योंकि एंट्रोपी इज ए रैंडमनेस, एंट्रोपी इज ए डिसऑर्डर या रैंडमनेस। तो हमें लगता है लिक्विड से सॉलिड बनना तो एंट्रोपी घटी, नहीं एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि वो जो लिक्विड था वो एक वेल ऑर्डर में था और जो ये सॉलिड बनता है ये डिसऑर्डर होता है। तो यानी कि ऑर्डर से डिसऑर्डर हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ती है, एग को बॉईल करने पर एंट्रोपी बढ़ती है, याद रखना। ऐसे रबड़ को स्ट्रेच करने पर एंट्रोपी घटती है, रबड़ रैंडमली अरेंज होती है और जब स्ट्रेच कर लेते हैं ऑर्डर में आ जाती है, तो वहां एंट्रोपी घटती। स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ में एंट्रोपी घटती है, एग को बॉईल करने पर एंट्रोपी बढ़ती है। मेंस और नीट में आ सकता है, याद रखना। चलिए फिर बता रहा हूं मैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। अगर हम इसमें ऐसी प्रोटीन को नेटिव प्रोटीन कहते हैं, इसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और अब क्या हो जाता है, फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है, कोइल्ड अनकोइल्ड हो जाता है। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बचती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। और इसका एग्जांपल आपको बताया, मिल्क को कर्ड में बदलना और दूसरा एग को बॉईल करना। एक बार नोट्स में रीडिंग भी करके देख सकते हो, सब कुछ ये लिखा है जो मैंने आपको बताया। किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ सकता है। हाँ अक्षित। सर जो हमारा मीट वगैरह है सर, जब हम बनावे हैं तो हाँ, वो तो नहीं कोगुलेट होता, मतलब नहीं वो तो तो ऐसे कैसे ही मीट, रहे। मेरी बात सुनिए ना, मीट में केवल आप मसल्स होती हैं तो क्या वो फॉर्म ही होती है? फॉर्म पे डिपेंड करता है ना, वो किस फॉर्म में क्या है, मतलब सर? वो फॉर्म कौन सी है उस पे डिपेंड करता है ना वो। फॉर्म कोगुलेट कैसे कह रहे हो सर हमेशा, आप? मेरी बात सुनिए, कोगुलेट वर्ड किसके लिए यूज होता है? कोगुलेट वर्ड यूज होता है सोल को प्रेसिपिटेट में बदलना, जी सर। और सोल होता है सॉलिड डिस्पर्ज इन लिक्विड, सॉलिड डिस्पर्ज इन लिक्विड। तो लिक्विड में डिस्पर्ज होना चाहिए, फैलना चाहिए वो, अच्छा सर। और मीट ऐसा इस फॉर्म में नहीं होता। सर मैं कहना चाह रहा कि मीट है तो प्रोटीन ही वैसे। है प्रोटीन, लेकिन फॉर्म अलग है ना, वो कोगुलेट पहले ही सॉलिड फॉर्म है, और कोगुलेट क्या करोगे उससे? अच्छा सर, तो सर वैसे टूटेंगे तो सर उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, बात वही आती है ना कि उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, उसके इनसाइड क्या हो रहा है, वो कौन सी मसल से। मैंने कहा ये बायो के टर्म्स में ज्यादा पहुंच गए फिर आप वो चीज जब अच्छा ज्यादा सर, बायोलॉजी में चली जाएगी, इतना नहीं है उसमें। ठीक है सर। हाँ भाई, एंट्रोपी का मतलब करण दीक्षित रैंडमनेस या डिसऑर्डर को कहते हैं। किसी भी चीज को अगर रैंडमनेस है, डिसऑर्डर में है, तो वो एंट्रोपी ज्यादा है, और अगर ऑर्डर में है तो एंट्रोपी कम है। इसको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए किसी रूम के अंदर चेयर रखी हैं और वे सारी की सारी चेयर एक ऑर्डर में लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, वहां एंट्रोपी कम है, रैंडमनेस कम है। और अगर वे इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं तो डिसऑर्डर ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि एंट्रोपी इज द डिसऑर्डर, रैंडमनेस। तो जब हम एग को बॉईल करते हैं तो उसकी 3D स्ट्रक्चर जो कि एक ऑर्डर होती है वो खत्म हो जाती है और वो रैंडम अरेंज हो जाती है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बच जाती है। तो इसका मतलब ऑर्डर से डिसऑर्डर बनना है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, एग को बॉईल करने पर एंट्रोपी बढ़ती है।